स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ घर में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। लेकिन साथ साथ आपको थोड़ी स्टडीज भी करनी है, स्टडीज पे भी ध्यान देना है। आपको बोर्ड में दिख रहा होगा यहाँ पर विद स्टडीज क्लास 12 टॉपिक लिखा है केस स्टडीज। इस वीडियो में हम केस स्टडीज के बारे में पढ़े होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता भी होगा, सीबीएसई गाइडलाइंस हमने पढ़ी भी होंगी कि क्लास 12 में जो बिजनेस स्टडी का पेपर होता है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या यूं कहें एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, जिसमें आपको अपना नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद करी हुई चीजें एज इट इज नहीं लिखनी होती हैं, कुछ इनडायरेक्टली केस बना के देगा, आपको स्टोरी टाइप में हल्का सा देगा और तब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपको नॉलेज का अपना इस्तेमाल करना, फिर उनके आंसर टू द पॉइंट अप टू द मार्क लिखने भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट यहाँ पर केस स्टडी है वो लिखा है मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन। ये एक स्टेटमेंट है बच्चों, कौन सा, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन। स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। Which characteristics of management is highlighted by this statement? मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्टेटमेंट में हाईलाइट किया जा रहा है। तो अब आपको स्टेटमेंट, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, याद है, तो आप यहां से पता लगा सकते हैं क्या कह रहा है, ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शन है वो कैसे, ऑनगोइंग सीरीज, मतलब लगातार चलते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स में छिपा हुआ या हाईलाइटेड बताया गया है। तो सिंपल सा आंसर होगा बच्चों इसमें कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन होगा इसमें, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा होगा इसमें, कंटिन्यूअस, जिसमें लगातार काम चलता रहता है। तो इसमें सिर्फ आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। मैं यहां पर आपको आंसर लिख के दिखाता हूं। आपको आंसर क्या लिखना है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता क्या है। इसमें ये बताया गया है कि जब 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शन लगातार काम करते रहते हैं। जब तक मैनेजमेंट या बिजनेस एग्जिस्ट करता है तब तक ये फंक्शन काम करते ही रहेंगे, इसलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। तो इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आते हैं। आपको यहां पर कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछेगा कि 5 कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या होते हैं मैनेजमेंट के, वो नहीं। आपको एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक में छिपा हुआ है, उसमें बता आइडेंटिफाई भी करना है। अब सेकंड उसमें आते हैं क्वेश्चन पे, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट। जो एक्टिविटीज मैनेजमेंट के अंदर शामिल होती हैं ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज के, आर कॉमन, वो क्या होती है, एक जैसी होती है। एक्टिविटीज जो मैनेजमेंट के अंदर शामिल होती हैं किसी भी एंटरप्राइज के, वो कैसे होती है, कॉमन होती है टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे संगठन के लिए। वेदर, अब वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, ठीक है, उसके अंदर जो मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज होंगी वो कम से कम सारी क्या होती है, कॉमन होती है, एक जैसी होती है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। अब इसमें वही पूछा कि मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स में हाईलाइटेड किया गया। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए, तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमाइंड करना है पहले और फिर इस क्वेश्चन से उसको मैच भी करना है। आप क्वेश्चन से कैसे मैच करेंगे बच्चों, कि मैनेजमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज है किसी भी एंटरप्राइज की, वो सर कैसी है, कॉमन है, एक जैसी है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी और के पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, हमारे यहाँ कुछ एक्टिविटीज कॉमन रहती हैं। तो वो कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई कर रही है कि मैनेजमेंट की वो एक्टिविटीज हर जगह क्या है, शामिल है। मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वही एक्टिविटीज क्या कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे एंटरप्राइज में भी शामिल है, और वो तीसरे व्यक्ति के एंटरप्राइज में शामिल है। तो वो क्या है, हर जगह एक्टिविटी को क्या है, कॉमन चल रही है, शामिल है। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर परवेसिव वाला, यूनिवर्सल, जो हर जगह प्रेजेंस होता है। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। आपने क्या लिखना है, मैनेजमेंट इज परवेसिव, PERVA, परवेसिव, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो बच्चों यहां पर देखा होगा आपने कि क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आंसर का टू द पॉइंट 1 सेंटेंस में या 1 वर्ड में होगा। गॉट इट। आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके इसको देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। योर फादर इज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन कंपनी। आपके फादर काम करते हैं डायरेक्टर की पोस्ट पर एक प्रोडक्शन कंपनी का, ठीक है, एट
विच लेवल ऑफ प्रोडक्शन कंपनी, कंपनी के किस लेवल पर योर फादर इज वर्किंग, क्वेश्चन सिंपल ये है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, तो 3 लेवल होते हैं बच्चे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, या से लोअर लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल पे कौन कौन लोग होते हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल पर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, और सुपरवाइजरी लेवल पर सुपरवाइजर और फोरमैन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इंडिकेट किया गया है कि किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर की पोस्ट पर। किस पोस्ट पर, डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर कौन सा पोस्ट होती है, टॉप लेवल की होती है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आंसर आप क्या लिखेंगे इसमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बच्चों कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि फंक्शन बता दीजिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन होता है कि भाई उस लेवल का फंक्शन क्या होगा। फंक्शन मींस उस लेवल पर जो मैनेजर है उनके काम क्या क्या होंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं वो जनरली क्या होता है, फॉर्मुलेट प्लान्स, कि प्लान को फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को फॉर्मुलेट करना। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अरेंज करने की जिम्मेदारी होती है वो भी किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अ कंपनी, सीओ से कंपनी है, ये एब्रिविएशन हो गया बच्चों। अ कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 6000 यूनिट्स, कंपनी का टारगेट है कि वो 6000 यूनिट्स बनाएगी इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर हैज टू ऑपरेट इन डबल शिफ्ट, मैनेजर को डबल शिफ्ट में ऑपरेट करना पड़ता है ड्यू टू पावर फेलियर, क्योंकि वहां पर बिजली की कटौती हो जाती है कभी कभी, जब बिजली फेल हो जाती है तो वहां पर डबल शिफ्ट में काम करवाता है मैनेजर, ठीक है। द मैनेजर इज एबल टू मीट द टारगेट, मैनेजर उस टारगेट को मीन 6000 को, ये टारगेट गिवन है, ठीक है, इस टारगेट को अचीव तो कर लेता है मैनेजर, एबल टू मीट द टारगेट, बट क्या होता है, एट हायर कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है बच्चों उसमें, ज्यादा हो जाती है। 6000 यूनिट्स तो बन रही है लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कि लास्ट ईयर सपोज करो 6000 यूनिट्स को बनाने में अगर 100 रुपए खर्च हो रहे थे या 300 रुपए खर्च हो रहे थे, अब कॉस्ट ज्यादा आ रही है, 400 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ गई है। अब पूछा क्वेश्चन क्या है, इज मैनेजर इज इफिशिएंट और इफेक्टिव, मैनेजमेंट इफिशिएंट और इफेक्टिव है। तो बच्चों इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और इफिशिएंट का मतलब क्या होता है, विद लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या विद लो कॉस्ट, लो कॉस्ट पे भी अगर काम कर रहे हैं तो यू आर इफिशिएंट, और इफेक्टिव मींस यू आर अचीविंग द टारगेट। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में टारगेट तो अचीव हो रहा है, तो मैनेजर इफेक्टिव तो है, ठीक है, लेकिन इफिशिएंट नहीं है। इफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का हायर होती है, मैनेजर इफिशिएंट नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ होगा मैनेजर इज इफेक्टिव, मैनेजर सिर्फ इफेक्टिव है क्योंकि वो क्या कर रहा है, टारगेट को अचीव कर रहा है, इफिशिएंट नहीं है। ये केस स्टडी आपको समझ में आ गई, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैनेजमेंट बेस्ड होता है, आधारित होता है किस पर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, व्यक्तिगत एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, व्यक्ति के अपने ज्ञान को कैसे अप्लाई करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को कैसे अप्लाई करता है, और वो ज्ञान अप्लाई करने का क्या होता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अप्लाई करने का तरीका क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरीज कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कि मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करता हूं, वो दूसरे व्यक्ति अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करता है, तीसरे व्यक्ति ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करता है, तीनों को ज्ञान का इस्तेमाल करने का तरीका, अप्लाई करने का तरीका अलग हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, अब इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हो रहा है। तो नेचर हमने मैनेजमेंट के पढ़े 3 होते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, गॉट इट। तो 3 साइंस में क्या था बच्चों पहले, कि उसमें था एक्सपेरिमेंट बेस पर होता है, ठीक है, और एग्जैक्ट साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, गॉट इट। प्रोफेशन में क्या पढ़ा था हमने, कि प्रोफेशन में नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल होता है लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। और आर्ट में क्या पढ़ा था हमने, कि आर्ट में मैनेजमेंट में पढ़ा था कि आर्ट का बेसिक फीचर क्या होता है, कि थियोरेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसे पर्सनल एप्लीकेशन का जरूर इस्तेमाल होता है ताकि आपको परफेक्शन उसे मिल जाए। तो तीनों नेचर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें आंसर कौन सा फिट बैठ रहा है, जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इसका आंसर हो गया आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट इसमें हाईलाइट हो रहा है जो मैनेजमेंट का नेचर है, ये इसका आप बच्चों
आंसर हो गया, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, सफलता पाने के लिए एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की नीड पर आधारित, एनवायरमेंट की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को वो चेंज करता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट, मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपने गोल को चेंज कर रहा है कि जैसे कि एनवायरमेंट में जरूरत है। एनवायरमेंट क्या होता है कि जहां पर बिजनेस या एंटरप्राइज को काम कर रहा होता है और उस बिजनेस एनवायरमेंट के चारों तरफ कंपिटिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, कस्टमर, ये सारे एनवायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो कि उस बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने गोल को बदल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, डायनामिक है। ठीक है, हम जल्दी से अपनी नई चीजों को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। गॉट इट, ये इसका आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर टू द पॉइंट, वन वर्ड आंसर या वन सेंटेंस में आंसर कवर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि चैप्टर को थॉरली पढ़े, नोट्स को थॉरली पढ़े। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं इस चैप्टर के, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप नोट्स को थॉरली पढ़ेंगे, समझ लेंगे तो ये केस स्टडी करने में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। कम टू द नेक्स्ट, Virom Limited is facing a lot of problems these days. Virom Limited कंपनी है जो कि इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को उसी भी सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, ओवन्स वगैरह। द कंपनीज मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स, कंपनी की जो मार्जिन है, कॉस्ट है और जो प्रॉफिट्स है, आर अंडर प्रेशर, प्रेशर में है, मतलब कॉस्ट भी बहुत कवर कर पा रही बहुत मुश्किल से और प्रॉफिट्स भी बहुत कम हो रहे हैं। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो कंपनी का वो ब्लेम कर रहा है, ब्लेम मतलब दोष आरोपण कर रहा है किसके ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, एज नॉट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स, कि वो क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करे। ठीक है, द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर वो दोनों डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, दोष आरोपण कर रहा है। ब्लेम्स माने दोष लगाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या के लिए, फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई इनके वजह से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे की आमदनी वो क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, विच क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग, कंपनी के अंदर कौन सी क्वालिटी जो है लैकिंग मतलब कमी है उसकी। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोष आरोपण कर रहे हैं, ब्लेम्स कर रहे हैं कि ये काम सही से नहीं कर रहा, वो काम सही से नहीं कर रहा है। तो यहां पर इन डिपार्टमेंट के बीच में किस चीज की कमी लग रही है बच्चों, कोऑर्डिनेशन की कमी लग रही है, कि इनके डिपार्टमेंट के बीच में कंपनी तो काम कर रही होगी, जब इतना बड़ा सेटअप है तो कंपनी काम कर रही होगी, डिपार्टमेंट भी बना रखे हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज है जो कंपनी इस क्वेश्चन में बताई जा रही है कि द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू, तो कंपनी इज लैकिंग इज कोऑर्डिनेशन। ओके, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, केस स्टडी को पढ़ने के लिए आपको ये एक अपने अंदर हैबिट इंक्रीज करनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कंसंट्रेट होकर पढ़ें। ठीक है, कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आप केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने पहले ही बताया कि चैप्टर को थॉरली स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आप केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर लें। ऐसी केस स्टडी आती है एग्जाम में जिसमें पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है और आंसर बहुत छोटा लिखना पड़ता है, टू द पॉइंट, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में। तो इससे हमें हमारे स्टूडेंट के अंदर करना चाहिए कि बच्चा जल्दी से जल्दी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़े और उसे आसानी से समझे भी, और ये तभी हो पाएगा जब आपका बेस, आपका चैप्टर क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है मैं आपके इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा, आप उनको करें, इन केस स्टडी को भी करिएगा और उस जो डिस्क्रिप्शन में आपको केस स्टडी मिलेगी उनको भी करिएगा। आगे वाले जब बोर्ड एग्जाम आने लगेंगे, प्री बोर्ड आपकी क्लासेस शुरू होंगी स्कूल में, तब हम डिटेल में केस स्टडी को भी पढ़ेंगे आगे वीडियो में। थैंक यू।